अलैकुम। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मर्केंटाइलिज्म। एज ऑल ऑफ यू नो दैट इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट हुआ एज अ सॉलिड सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एज अ सॉलिड सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ 1776 में। कब? 1776 में, जब एडम स्मिथ जो एक इकोनॉमिस्ट था उसने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन 1776 से पहले भी इकोनॉमिक्स थी, डिफरेंट डॉक्ट्रिन थी। अब आज हम उसी में से एक डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मर्केंटाइलिज्म। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स जो एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, एक सॉलिड सब्जेक्ट 1776 में, जब जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ है, उसने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन 1776 से पहले भी कुछ डॉक्ट्रिन थी। ट्रेड तो हो रहा था, इकोनॉमी में ट्रेड हो रहा था, या दूसरे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी में थे, लेकिन एक प्रॉपर शेप नहीं थी। और उसमें से पहला जो इमर्ज हुआ एक डॉक्ट्रिन, उसका नाम है मर्केंटाइलिज्म। ये अराउंड 1700 में इमर्ज हुआ। ये एक डॉक्ट्रिन है। कब इमर्ज हुआ? अराउंड 1700 में ये इमर्ज हुआ मर्केंटाइलिज्म। और ईस्ट यूरोप में ये फैल गया। मर्केंटाइलिज्म जो इमर्ज हुआ ईस्ट यूरोप में। कहां पे इमर्ज हुआ? ईस्ट यूरोप में, इंग्लैंड में ये इमर्ज हुआ। और दूसरे जो बाकी मतलब मुल्क है उसमें भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। किसका? मर्केंटाइलिज्म का। मर्केंटाइलिज्म जो थे, जो एक डॉक्ट्रिन है, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब ये है कि मर्केंटाइलिज्म बोलते थे कि एक नेशन को, एक मुल्क को स्ट्रांग होने के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा मेटल होने चाहिए। क्या? मेटल्स। यानी एक कंट्री, तभी हम बोलेंगे एक कंट्री स्ट्रांग है जब उसके पास बहुत सारे मेटल्स होंगे, यानी गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी ये एक डॉक्ट्रिन है। अराउंड 1700 में इमर्ज हुआ, इंग्लैंड में इमर्ज हुआ। उन्होंने बोला कि एक कंट्री को स्ट्रांग होने के लिए गोल्ड और सिल्वर बहुत जरूरी है। इसमें ये करते थे, इनका फोकस था गोल्ड और सिल्वर। ये कहते थे कि अगर नेशन को या किसी कंट्री को स्ट्रांग बनना है उसके लिए गोल्ड और सिल्वर बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कौन बोलते थे? मर्केंटाइलिज्म। इस गोल्ड और सिल्वर को इंक्रीज करने के लिए ये उन्होंने बोला कि फॉरेन ट्रेड होना चाहिए, फॉरेन ट्रेड होना चाहिए। यानी अगर एक कंट्री को स्ट्रांग बनना है उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। लेकिन ये गोल्ड और सिल्वर कैसे वो मतलब इंक्रीज करेंगे? हर एक कंट्री के पास एक लिमिटेड गोल्ड या सिल्वर होता है। अब कंट्री को स्ट्रांग बनना है, उनके पास ज्यादा गोल्ड होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि फॉरेन ट्रेड होना चाहिए। हमें एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ एक ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड में से इन्होंने बोला कि हमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करने हैं, एक्सपोर्ट्स हमें इंक्रीज करने हैं और इंपोर्ट्स वो हमें डिक्रीज करने हैं। एक्सपोर्ट्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक दूसरी कंट्री है। जो इंडिया यहां से बेचती है पाकिस्तान, ये है एक्सपोर्ट। जो इंडिया लाती है पाकिस्तान से वो क्या है? इंपोर्ट। इन्होंने बोला गोल्ड एंड सिल्वर को इंक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड का होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने फोकस किया टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। इन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है जरूरी, इंपोर्ट्स को डिक्रीज करो ताकि एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाए। और उन्होंने बोला कि इस ट्रेड को रेगुलेट करेगा गवर्नमेंट। कौन करेगा रेगुलेट? इन्होंने बोला कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन।
क्यों इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए? क्योंकि इस गोल्ड और सिल्वर को उनको इंक्रीज करना था। ये कैसे इंक्रीज हो जाएगा? जब उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना है इकोनॉमी में, वो कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ लॉस फॉर्मुलेट करेंगे और इकोनॉमी बढ़ जाएगी। उसके पास जो गोल्ड है और सिल्वर है वो बढ़ जाएगा। जब गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी कहलाती है ये, अब ये कंट्री या ये इकोनॉमी स्ट्रांग है। क्या है? So they emphasize on government intervention। उन्होंने बोला इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेन जरूर होना चाहिए। मतलब डिमांड एंड सप्लाई को मतलब इंटरसेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। सो पहला पॉइंट जो मर्केटिलिस्ट ने बताया कि एक नेशन को स्ट्रांग होने के लिए गोल्ड और सिल्वर का बढ़ना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट इंटरवेन करे। जब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स फॉल डाउन हो जाएंगे। और दूसरी बात मर्केटिलिस्ट ने बताई कि इन्होंने एम्फसाइज किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्होंने एम्फसाइज किया। इन्होंने बोला कि एक कंट्री को ज्यादा जोर देना चाहिए अपने मैन्युफैक्चर पर। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो ट्रेड हम करेंगे, फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड होगा, फॉरेन ट्रेड से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जब ट्रेड करेगा तो उनका गोल्ड रिजर्व और सिल्वर बढ़ जाएगा। लेकिन जो ये फॉरेन ट्रेड है इट वर्क्स ऑन द जीरो सम गेम। किस पे वो वर्क करता है? जीरो सम गेम पे। किस पे? जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब है एक कंट्री को फायदा पहुंचेगा, दूसरी कंट्री को नुकसान। जब हम ट्रेड करेंगे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया कर रहा है ट्रेड पाकिस्तान से, इंडिया को ज्यादा फायदा मिल रहा है इस ट्रेड से और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं जीरो सम गेम। सो मर्केटिलिस्ट जो थे वो फोकस करते थे ट्रेड पर, फॉरेन ट्रेड पर, लेकिन थ्रू जीरो सम गेम। और इन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, तभी इसको बोलते हैं मर्केटिलिज्म डॉक्ट्राइन। ये एक डॉक्ट्राइन था। इन्होंने कुछ उसूल फराहम किए। क्या ये? एक उन्होंने बोला कि एक मुल्क को, एक कंट्री को स्ट्रांग बनने के लिए गोल्ड और सिल्वर का बहुत जरूरी होना चाहिए। और ये हाउ वी इंक्रीज द गोल्ड एंड सिल्वर। इन्होंने बोला कि फॉरेन ट्रेड को हम इंक्रीज करेंगे, फॉरेन ट्रेड को हम बढ़ाएंगे, हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और इंपोर्ट्स को डिक्रीज करेंगे। ये कैसे होगा? मतलब एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ जाएंगे? जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा इकोनॉमी में, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, वो कुछ लॉज बनाएंगे, वो कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे। यही है मर्केटिलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब कौन कौन से फैक्टर है कि जो मर्केटिलिज्म को मतलब राइज करती है, मतलब बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं मर्केटिलिज्म को? पहला जो फैक्टर है जिसे मर्केटिलिज्म बर्थ हो रहा है, यानी मर्केटिलिज्म इमर्ज हो जाता है, उसे है कि इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज इकोनॉमी। यानी जो इकोनॉमी है, फर्स्ट फैक्टर विच गिव राइज टू मर्केटिलिज्म इज, उन्होंने शिफ्ट किया, इकोनॉमी ने शिफ्ट किया था, शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज इकोनॉमी, एक्सचेंज इकोनॉमी। ये एक पहला फैक्टर है जिसने मर्केटिलिज्म को जन्म दिया। कौन सा फैक्टर था वो? बार्टर सिस्टम को शिफ्ट किया उन्होंने एक्सचेंज इकोनॉमी में। पहले क्या होता था पुराने जमाने में? बार्टर सिस्टम का मतलब था हम एक को एक गुड़ देते थे, दूसरा मुल्क उसको दूसरा गुड़ देते थे। क्या हम फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने पाकिस्तान को राइट्स प्रदान किया, ये उसके बदले दूसरा गुड़ प्रोवाइड करता था। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। कमोडिटी इकोनॉमीज, इसको बोलते हैं सीसी इकोनॉमी भी, सीसी इकोनॉमी भी, यानी चीज के बदले चीज। तो मतलब पुराने जमाने में आपने देखा होगा, इसे दुकानदार दान नहीं देना, ये ले लो और हमें ये चीज दे दो, उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब मर्केटिलिज्म इसीलिए इमर्ज हुआ, उसका बर्थ इसीलिए हुआ
क्योंकि जो हमारी कंट्री थी वो शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है इकोनॉमी। अब हम किसी दुकानदार के पास जाते थे, उसको मेटल देते थे या गोल्ड, वो और कोई चीज फराहम कर देता। लेकिन पहले क्या था, बार्टर सिस्टम, यानी कमोडिटी के बदले कमोडिटी। ये एक फैक्टर था जिसने बर्थ दी किसको, मर्केंटिलिज्म को, क्योंकि इकोनॉमी शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज इकोनॉमी। इसीलिए मर्केंटिलिज्म का जन्म होना जरूरी थे। इन्होंने, ये हम कह सकते हैं कि एक पहला फैक्टर है जिसने मर्केंटिलिज्म को इमर्ज किया, राइज किया इकोनॉमी में। सो मर्केंटिलिज्म को राइज किसने किया, कौन सा मतलब काज था जिसने इमर्ज की कि मर्केंटिलिज्म का बर्थ हुआ। उनकी इकोनॉमी शिफ्ट हुई बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, ये पहला फैक्टर था जिसने मतलब काज ऑफ मर्केंटिलिज्म। सेकंड फैक्टर जो था, इसी टाइम अराउंड 1700 में अमेरिका डिस्कवर हुआ। मतलब वास्को डी गामा ने अमेरिका को डिस्कवर किया। वो भी एक वजह है कि मर्केंटिलिज्म का जन्म हुआ। क्या, अमेरिका डिस्कवर। अमेरिका उस वक्त मतलब अमेरिका नहीं था, वास्को डी गामा ने अमेरिका को डिस्कवर किया। और इसी टाइम अराउंड द पीरियड 1700 इंजन, स्टीम इंजन भी, स्टीम इंजन को बनाया गया। किस टाइम के पीरियड में, अराउंड मतलब 1700 और 1800 के अराउंड में ये मतलब ये चीजें इमर्ज हुई और एक मर्केंटिलिज्म का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। पहला फैक्टर जो था कि बार्टर सिस्टम इकोनॉमी चेंज हुई एक्सचेंज इकोनॉमी में। अब हमारे पास कुछ आया, आज अब हम खरीदेंगे फॉर एग्जांपल मिल्क, हम उसको कुछ गोल्ड देंगे। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। अगर हमको मिल्क मतलब मिल्क चाहिए, हम उसको राइस देते थे यहाँ से, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सो पहला फैक्टर जो मर्केंटिलिज्म को जिसने बर्थ दिया, जिसने जन्म दिया मर्केंटिलिज्म को, वो था कि इकोनॉमी शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, और जो ये और प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी। क्या, प्रोडक्शन इसलिए बढ़ रही थी कि इसी टाइम अराउंड 1700 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूरोप में। क्या हुई, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, प्रोडक्शन बढ़ी, हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हमारी सोसाइटी कंज्यूम कर रही है उसमें से कुछ बच रहा था। सो जो ये मतलब सरप्लस हमारे पास था, उसको जरूरी ट्रेड होना चाहिए उस सरप्लस पे। एक तो हम अपने वांट्स जो है इस प्रोडक्शन से सैटिस्फाई कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ परसेंट हमारे पास बच रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी पीरियड में हुई। सो दैट इज व्हाई मर्केंटिलिज्म अराइज, क्योंकि जो ये सरप्लस था इसको ट्रेड करना बहुत जरूरी था। ये दूसरे मुल्कों को हमें एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, क्योंकि सरप्लस इकोनॉमी में बढ़ रहा था। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू मर्केंटिलिज्म। और दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी पीरियड में हुई और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई। सो कौन से फैक्टर है जो मर्केंटिलिज्म को जन्म दे रहे हैं। एक तो ये था कि जो भी बार्टर सिस्टम जो इकोनॉमी में था, एक्सचेंज सीसी इकोनॉमी जिसे बोलते थे, वो चेंज हुआ तो एक्सचेंज इकोनॉमी। यानी पहले मैंने आपको बोला था कि मर्केंटिलिज्म बोलते थे कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा से मेटल्स होंगे, गोल्ड और सिल्वर होंगे, उसके पास ज्यादा मतलब वो डेवलप्ड होगा, वो बहुत पावरफुल होगा। कौन नेशन, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा मेटल्स होंगे, गोल्ड होंगे, सिल्वर होंगे। जब हम दुकानदार के पास जाते थे, हम उसको मेटल गोल्ड कुछ देते थे, वो कोई सामान वहां से फराहम करता था। लेकिन मर्केंटिलिज्म से पहले क्या था, वो सीसी इकोनॉमी। अगर हमको कोई भी चीज खरीदना था, हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने किया होगा घर में, दाएं थोड़े फॉर एग्जाम्पल, उसी को बोलते हैं सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी इकोनॉमी, कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। क्या बोलते थे, कमोडिटी इकोनॉमी। सो इट्स अ फर्स्ट फैक्टर। और दूसरा था कि अमेरिका भी उसी वक्त डिस्कवर हुआ। और एक फैक्टर ये था कि अमेरिका में गोल्ड की माइनस इमर्ज हुई, गोल्ड माइनस क्या, अमेरिका में गोल्ड माइनस मतलब उनको निकाला गया। सो दैट इज व्हाई मर्केंटिलिज्म इमर्ज। ठीक है, वो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू मर्केंटिलिज्म। मैंने आपको पहले ही बोला कि इकोनॉमिक्स एज अ सॉलिड सब्जेक्ट कब आया, 1776 में,
जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर, लेकिन उससे पहले भी कुछ डॉक्ट्राइन थे। पहला जो डॉक्ट्राइन था वो था मर्केंटाइलिज्म। ये क्या बोलते थे? मर्केंटाइलिज्म सिर्फ इतना बोलते थे कि एक नेशन को स्ट्रांग होने के लिए उसके पास मेटल का होना बहुत जरूरी है, यानी गोल्ड और सिल्वर। और जब गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाएगा तभी हम नेशन को डेवलपमेंट मानेंगे या ताकतवर मानेंगे। अब गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? थ्रू ट्रेड। हम अपना ट्रेड करेंगे, फॉरेन ट्रेड करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। जो हम यहां से बेचते हैं उसको हम इंक्रीज करेंगे, जो वहां से हम लेते हैं उसको डिक्रीज करेंगे, और जो हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा, उसी को बोलते हैं कि जीरो सम गेम। एक को फायदा दूसरे को नुकसान। दिस इज नॉट द जीरो सम गेम। और कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इमर्ज किया? पहला फैक्टर यही था कि इकोनॉमी शिफ्ट हो रही थी एक्सचेंज इकोनॉमी से। पहले बार्टर सिस्टम थी और एक्सचेंज इकोनॉमी अब है। अब कोई मीन्स ऑफ एक्सचेंज आया, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आया, हम दूसरा चीज खरीदते। और इस टाइम यही हुआ कि अमेरिका डिस्कवर किया किसने? वास्को डी गामा ने। और ये है कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई यूएस में, गोल्ड माइन्स हमने निकाली, तो इसीलिए मर्केंटाइलिज्म का जन्म हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे मर्केंटाइलिज्म किस तरह से कोलैप्स हुआ, मतलब ये कैसे ब्रेक डाउन हुआ। कुछ फैक्टर्स है जिन्होंने मर्केंटाइलिज्म को ब्रेक डाउन किया। पहला फैक्टर जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, फुल्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कैपिटल बढ़ गया ज्यादा। क्या? कैपिटल बढ़ गया, मतलब these are the factors which break down the mercantilism। अब ज्यादा से ज्यादा मतलब कैपिटल बढ़ गया। जब कैपिटल बढ़ जाता है हमारी प्रोडक्शन मैन पावर इंक्रीज हो रही है, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुई। कैपिटल के बढ़ने से क्या हुआ? हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अब हमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अच्छा नहीं लगता है। पहले मैंने क्या बोला आपको कि मर्केंटाइलिज्म बोलते थे इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। मर्केंटाइलिज्म, अब मर्केंटाइलिज्म जो एक डॉक्ट्राइन है ये किस तरह से ब्रेक हुआ? ये इस तरह से ब्रेक हुआ कि कैपिटल ज्यादा बढ़ गया। अब जो फर्म्स एस्टैब्लिश हुई, अब उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब वो लॉसन नहीं चाहते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पर नहीं चाहते थे। सो एक पहला वजह है जिसने मर्केंटाइलिज्म को ब्रेक डाउन किया। ये डॉक्ट्राइन खत्म हुआ। कौन सा फैक्टर? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, 100 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। अब इन मतलब जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो अब उनको अच्छा नहीं लगता था कि गवर्नमेंट हम पे हावी हो जाए, गवर्नमेंट हम पे क्या पॉलिसीज बनाए, इंटरवेन करे हमारी इकोनॉमी। अब ये मतलब मर्केंटाइलिज्म ब्रेक डाउन हुआ। इसी टाइम अराउंड 1800 में और एक डॉक्ट्राइन आया जिसका नाम है फिजियोक्रेसी। क्या था? PHY, फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी ये और एक डॉक्ट्राइन था। फिजियोक्रेसी ये बोलते थे कि इकोनॉमी में नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। मर्केंटाइलिस्ट क्या बोलते थे? मर्केंटाइलिस्ट क्या बोलते थे? वो बोलते थे इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेन होना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रेकडाउन, अब मर्केंटाइलिज्म मतलब हर कोई जो डॉक्ट्राइन है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईयर टू ईयर वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, चेंज हो जाए, सिनेरियो चेंज होता है और डॉक्ट्राइन भी चेंज हो जाते थे। जब प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हुई, अब इनको गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन अच्छी नहीं लगती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को। दैट्स व्हाई मर्केंटाइलिज्म ब्रेकडाउन। दूसरा ये कि और एक डॉक्ट्राइन अराइज किया, ये फ्रांस में हुआ। कहां हुआ? फ्रांस में इमर्ज हुआ। इसको बोलते हैं फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल ये था कि वो बोलते थे कि नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। कि लेजी स्फीयर इकोनॉमी से बोलते हैं। क्या बोलते थे वो? लेजी स्फीयर इकोनॉमी। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ट्रेड के बारे में इंटरवेन नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होना चाहिए लॉ के, मतलब कानून जो बना रहे हैं, लॉ मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। सो गवर्नमेंट शुड इंटरवेन ओनली। बट जो मर्केंटाइलिज्म वो क्या बोलते थे? गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। सो 1800 में और एक डॉक्ट्राइन आई जिसका नाम था फिजियोक्रेसी। वो बोलते थे कि गवर्नमेंट का रोल होना नहीं होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए फ्री, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब वो मार्केट को इंटरवेन करनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, यानी ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम,
नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होना चाहिए, बहुत कम, सिर्फ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये दो डॉक्ट्राइन थे। और इसी में से 1776 में इकोनॉमिस्ट इमर्ज हुआ जिसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो था उसने एक बुक लिखी, तभी हम बोलते थे कि 1776 में जब एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट, एज अ सॉलिड सब्जेक्ट आया। कब आया? 1776। सो इकोनॉमिक्स थी पहले भी। कौन कौन? दो डॉक्ट्राइन थे, एक था मर्केंटाइलिज्म, दूसरा था फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी बोलते थे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन जो मर्केंटाइलिज्म थे वो बोलते थे कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फिजियोक्रेसी बोलते थे नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मर्केंटाइलिज्म गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। तो जब 1776 में एडम स्मिथ आया, इसने भी यही बोला, इसने बोला कि मार्केट को फ्री छोड़ना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकल इक्विलिब्रियम, नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसने भी बोला कि गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होना चाहिए। ठीक है, इसमें वो सिर्फ मतलब लॉ एंड स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, लेकिन इकोनॉमी मैटर्स में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये किसने बोला? एडम स्मिथ ने। और तभी हम एडम स्मिथ को बोलते हैं ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। कौन था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। ये क्या था? ये नेचुरलिज्म को, इसने नेचुरलिज्म को प्रमोट किया। किसने? एडम स्मिथ ने नेचुरलिज्म को प्रमोट किया। और इकोनॉमिक्स एज अ कंक्रीट सब्जेक्ट, एज अ सॉलिड सब्जेक्ट कब आया? 1776 में, जब इसने बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन आपने देखा कि 1776 से पहले भी इकोनॉमिक्स थी, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम नहीं था। दो डॉक्ट्राइन थे। कौन कौन से डॉक्ट्राइन? मर्केंटाइलिज्म एंड फिजियोक्रेसी। डिफरेंस ये है कि मर्केंटाइलिज्म बोलते थे गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इंटरवेन उसका बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर प्रमोट हो जाए। ठीक है, और जो Are you preparing for IES, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.